नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुरजीत ठाठी ऑफिशियल पर। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक का मतलब है राज्य के निर्देश क्या है और उसके बारे में कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है 36 से लेकर 51 तक। तो हर आर्टिकल की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे बेसिक जानकारी ये बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि सबसे पहली हमारी जो क्लास हुआ करती थी उसमें जब मैंने संविधान निर्माण पढ़ाया था तो उसमें स्पष्टीकरण दिया था मैंने, जो हमारा जो संविधान है वो कहीं न कहीं से लिया गया है। जैसे कहीं से मौलिक अधिकार लिए, कहीं से डीपीएसपी लिए, कहीं से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली, राष्ट्रपति का पद लिया, ऐसे उपराष्ट्रपति का पद लिया। बहुत तमाम संयोज कहते हैं ना, संयोजी तत्व है हमारा संविधान। जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य का कैसा रवैया रहेगा ये प्यारी भोली भाली जनता के लिए, और ये रवैये की जो बात कही गई है वो कहाँ से कहाँ तक कही गई है। मतलब आर्टिकल का मतलब यही रहता है हमेशा कि वो चीज लिखित में कौन सी जगह लिखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है। इसीलिए संविधान को भागों में प्लस अनुसूचियां और अनुच्छेदों में बांटा गया है। सबसे छोटी इकाई कहे तो अनुच्छेद है, उससे बड़ी इकाई कहे तो भाग है, और फिर एक कहते हैं दोनों का समायोग है, दोनों का निष्कर्ष है वो अनुसूची में दिया गया है। ऐसे करके हमने संविधान को, मतलब हमारे जो संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं तो ये 36 से लेकर 51 तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो अनुच्छेद 36 स्पष्टीकरण ये कहता है कि राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा है क्या? तो इस अनुच्छेद में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 मौलिक अधिकारों में दिया गया है। इस प्रकार भाग 4 यानी कि डीपीएसपी के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द में भारत की सरकार और संसद, जैसे कि यानी कि जैसे राज्य है वो संघ सरकार और जो भारतीय सरकार है वो कार्यकारी और विधायी अंग माने जाएंगे। मतलब मोटी मोटी सी बात ये मान लो, आर्टिकल 36 हमारा दिया हुआ है तो राज्य की परिभाषा पे दिया हुआ है कि राज्य की परिभाषा है कि राज्य भी होंगे। इस संविधान में राज्यों की चर्चा की गई है। वही अनुच्छेद 37 कहता है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कर्तव्य ये होगा कि अगर राज्य के पास संपत्ति है, वो समृद्ध है, तो राज्य लोगों की सुविधा के लिए कानून बनाएगा और राज्य बनाएगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि राज्य के पास फंड ही नहीं, आप डिमांड करें ज्यादा। इसीलिए आपकी डिमांड के अनुसार राज्य पर कोई भी केस या कोई भी वाद वैध नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है नीति निर्देश तत्व को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। राज्य के पास अगर जो व्यवस्था है तो आपके लिए सुविधाएं हैं। अगर आप उसके पास व्यवस्था नहीं है, कोष में पैसा नहीं है, तो राज्य आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकता जैसा आपकी डिमांड हो, तो उसके लिए क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे डीपीएसपी। ऐसे मान लो कि बेटा डिमांड करे ऑडी की, हैसियत अल्टो की नहीं है तो ऑडी नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात है, अगर वो अल्टो के औकात है और वो बाइक मांगता है तो दे दी जाएगी। ये उसका कर्तव्य है कि अल्टो नहीं तो बाइक सही। ठीक है, वही बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में स्पष्टीकरण करता है कि एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद ऐसा है 38 के जिसके मुताबिक राज्य लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। वो सामाजिक व्यवस्था 3 प्रकार से करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की, मतलब सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सकेंगे आर्टिकल 38 में। सामाजिक का मतलब उन राजनीतिक का मतलब उस सभी संस्थाओं से है कि जो राज्य आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, साथ ही वह सुनिश्चित ये भी करेगा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसायों में रहने वाले लोगों को प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में समानता मिले। जैसे कि पुलिस की नौकरी है, लेखपाली की है, या अदर सिविल एग्जाम से हैं जो स्टेट करता है यानी राज्य करता है, तो उसमें सबके लिए समानता हो गई। वो राजनीतिक न्याय हो गया।
ऐसे ही जो आर्थिक है वो कभी कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई वर्ग है ऐसा जो पिछड़ चुका है उसके बराबर लाने के लिए आर्थिक जैसे उसे फंड दे सकता है, उसे लोन मुहैया करा सकता है, जैसे किसानों को KCC करा सकता है, ये व्यवस्थाएं भी कर सकेगा। तो ऐसे ही आगे की जब मैं बात करूं आर्टिकल 38, तो मैंने 36 की बात ये कही आपसे कि 36 में तो सिर्फ राज्य की परिभाषा है और 37 कहेगा कि उन विषयों में केस नहीं किया जा सकता, यानी वाद योग्य नहीं होगा DPSP। और 38 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब समानता रहेगी, लोगों को समान व्यवस्था में देखेगा। वहीं आर्टिकल में 39 की बात करता हूं तो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं, जैसे कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, जैसे वो मतलब उनके जीवन जीने के लिए, तो समाज के भौतिक संसाधनों का उच्च स्वामित्व या वितरण जैसी अर्थव्यवस्थाओं में धन्य उत्पादन के साधनों के लिए, जैसे अहितकारी विकेंद्रीकरण जो केंद्रीकरण है उसके लिए निषेध होगा, और पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और जो ये बात है समान वेतन के लिए समान कार्य या समान कार्य के लिए समान वेतन, वो सन 1976 में परिश्रम अधिनियम में जोड़ा गया था। मूल संविधान में जब DPSP लिखे गए थे तब नहीं था। जैसे पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा मजदूरों में आय व शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना, ये आर्टिकल 39 की गवाही देता है। कितनी व्यवस्थाएं आर्टिकल 39 के तहत राज्य करेगा। इसमें एक नया आर्टिकल जुड़ गया 39 का, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय से मतलब है चाहे वो VVIP हो चाहे कोई गरीब हो, अगर VVIP ने गलती की है तो गरीब का मदद की जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। समान न्याय, अगर समान न्याय के लिए अब वो गरीब ही है, वो अब देखो पैसे वाला है, वो तो बहुत सारे यंत्र मतलब उसके पास सुविधा है, वकीलों को खरीद लेगा, लेकिन गरीब की व्यवस्था कैसे करे? तो गरीब के लिए क्या है कि विधिक सहायता निःशुल्क कराने की मतलब व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अब देखते होंगे कोर्टों में सरकारी वकील होते हैं, तो सरकारी वकील इसीलिए होते हैं जो कि जैसे कोई लोग अपना जैसे आर्थिक स्थिति उसकी गड़बड़ है तो उनकी सुविधा के लिए वो सरकारी वकील होते हैं, तो उनका केस उनका पक्ष रख सकें कोर्ट में। अब ऐसे वैसे तो कोर्ट में आप कैसे भी लड़ सकते हो केस, लेकिन समय न बर्बाद होते हुए इसीलिए वकील किए जाते हैं। ठीक है, तो 39 में उसने कह दिया कि समान न्याय और विधिक सहायता निःशुल्क रहेगी और समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। 39 क्लियर हुआ। ऐसे 38 क्लियर हो गया, 37 और 36 और मैं बाद में जाके सबको रिवीजन करा दूंगा, एक एक को आराम से रिवीजन करा देंगे। अब बात गांधी जी की आत्मा की करेंगे, अनुच्छेद 40। ऐसे याद रखोगे कि जब गांधी जी यहाँ जब देखो संविधान सभा हुई तब गांधी जी नहीं थे, संविधान लिखा गया तब गांधी जी नहीं थे, जब संविधान लागू किया गया तब गांधी जी दुनिया में ही नहीं थे। तो जब गांधी जी थे ही नहीं तो अनुच्छेद 40 को मैं आत्मा क्यों कह रहा हूँ? आत्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी जी जब बंगाल के दौरे पे गए थे, जब वहां पर असमानता चल रही थी, वहां पर दंगे प्रसाद चल रहे थे, तो वहां पर गांधी जी शांति का पाठ पढ़ाने गए, तो कहते गए उन संविधान सभा निर्माताओं से कि आप कहीं ना कहीं गांव के लिए जरूर करना। गांव ऐसे ही है जैसे कि एक वृक्ष, एक फलदार वृक्ष, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, उसकी जड़ें, और जो जड़ें खराब हो गई तो वृक्ष गिर जाएगा। इसीलिए ग्राम प्रधान मतलब एक गांव को जब आप करोगे तो जड़ रूपी गांव को जब आप पानी दोगे, पोषण दोगे, उस तक खनिज लवण पहुंचाओगे, तो वो भी क्या करेगा? भोजन देगा। किसको? पेड़ को। तो कुल मिला के जो गांवों की नींव जड़ से उन्होंने बताई कि जड़ जब मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की बात को अनुच्छेद 40 में देखा जा सकता है। DPSP में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उनमें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों व प्राधिकार देना। यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है, तो इसकी भी एक कहानी है। अब मैं इसका इतिहास बता दूं, गांधी जी से भी पहले, लेकिन रिपन तो था, लेकिन रिपन का क्या था
कि रिपेन स्थानीय स्वशासन का सम्मति मूलक प्रस्ताव उसने दिया था, लेकिन वो शहर के लिए था। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में रिपेन का जो 1882 का जो प्रावधान था उससे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 में भी व्यवस्थाएं की गई, उससे थोड़ा सुधारा गया। 1935 में भी भारत शासन अधिनियम में भी उसे क्या कहते हैं और ज्यादा अच्छा किया गया। लेकिन चलते चलते आजादी मिल गई। 1947 से 50 में गणतंत्र हो गया, 52 में इलेक्शन हो गए। लेकिन 57 में आके बलवंत राय मेहता एक ट्रिंगल रूपी अपना विचार रखते हैं। इसमें वो कहते हैं त्रिस्तरीय अपनी बात रखते हैं। उसमें कहते हैं ग्राम पंचायत सबसे नीचे, जो कि सबसे ज्यादा तबका होता है, सबसे ज्यादा लोग ग्राम पंचायत में रहेंगे। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत वाला जो तबका है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने रखा ऊपर वाला ब्लॉक स्तरीय, और जो तीसरा रखा वो जिला स्तरीय। उन्होंने कहा ग्राम पर प्रधान होगा, प्रधान का हम चुनाव करेंगे, पूरी फॉर्मेलिटीज वही होगी जैसे एक प्रधानमंत्री की होती है, वही सारे सचिव, सेक्रेटरी, प्रशासनिक और राजनीतिक सब इसमें होगा। एक होगा ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक लेवल ब्लॉक प्रमुख होगा और उसे बीडीसी चुनेंगे, और यहां पर सदस्य चुनेंगे, सदस्य प्लस जनता। और ये रहेगा उसे जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, और जैसे यहां पर जिला अध्यक्ष बनेगा, जिला अध्यक्ष बनेगा। आप समझ लीजिए, लिखाई तो मेरी ज्यादा अच्छी है। यहां पर जिलाध्यक्ष बनेगा जो कि जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, और ये बीडीसी वाले ब्लॉक प्रमुख को चुन देंगे। यहाँ पर जो सदस्य प्लस जनता ग्राम प्रधान को चुन देगी, यानी सरपंच को चुन देगी। ये 1957 में एक प्रस्ताव रखा, योजना आयोग में से जोड़ दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा, जिसका स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है, इस योजना आयोग का। तो अब तो वर्तमान में, या पहले भी योजना आयोग के अध्यक्ष रहते थे प्रधानमंत्री, और अब भी जो अध्यक्ष रहते हैं वो भी प्रधानमंत्री नीति आयोग के। तो बलवंत राय मेहता ने ये अपना विचार रखा, और आगे चलते चलते 2 साल गुजर जाती हैं, यानी 1959 में जब 57 रिपोर्ट सौंपी गई, तब ये सारी चीजें बताई गई। तो उस पर 2 साल विचार विमर्श किए गए। 2 साल विचार विमर्श करने के बाद में नेहरू जी ने उससे नागौर जिले में, राजस्थान के में, इसको एक त्रिस्तरीय पंचायत स्तर में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसे यूज किया। तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर की भी कहानी यही है कि वो गांधी जी की आत्मा यानी पंचायत गांव, उसको कब लागू किया जाए? 2 अक्टूबर 1959 को। जैसे अभी 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ अभियान चलाया गया, और चलाई इसलिए गया कि गांधी जी भी कहते थे जब कोना कोना साफ होगा, हमारा देश स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर जिले में, राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, और ये चला दिया गया। आगे चलते चलते बीच में और भी अमेंडमेंट हुए, और भी योजनाएं आई, अशोक मेहता वगैरह लोग आए, लेकिन आखिर में 1993 में जाके 73वां संविधान संशोधन हो जाता है, और इसको एक परमानेंटली एक ठप्पा यानी मोहर मिल जाती है कि ये लागू कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को एक राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं हम, क्योंकि 24 अक्टूबर 1993 को ही ये 73वें संविधान संशोधन के तहत ये हमारे संविधान में परमानेंटली जोड़ दिया गया। देखो, जो भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो हमें संशोधन करना होता है। कोई चीज बनी हुई है, उसमें कोई नई चीज जोड़ने के लिए हमें उसमें कुछ करना पड़ता ही है। तो 24 अप्रैल हम याद रखेंगे। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस। 73वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ? 1993 में। अब ये गांव वाले की तो व्यवस्था बन गई। अब अगली बार खड़े हुए थे शहर वाले बोले कि हमारी व्यवस्था करो मालिक। तो 1993 में ही उनकी व्यवस्था कर दी गई। ये था 73वां, वो हो गया 74वां नगर निकाय। 74वां संविधान संशोधन तारीख से में एक ही साल में 2 संविधान संशोधन कर दिए जाते हैं, शहरों के लिए भी और गांव के लिए भी। गांव में तो ये 3 व्यवस्थाएं आज भी चलती हैं, जिला, ब्लॉक और गांव। शहर में भी 3 ही व्यवस्था, ट्रायंगल वहां भी बनाना था, क्योंकि वो भी तो बराबर के शहर हैं। सबसे नीचे नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम, यानी कि मेयर, चेयरमैन और चेयरमैन। ये महानगर, नगर और जो
नई जो बनने की तरफ जा रहे हैं, नगर बनने की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए नगर परिषदें बन गई। तो ये चीज फिर उधर भी लागू हो गई। ठीक है, तो याद रखेंगे बलवंतराय मेहता की सिफारिश पर 57 से लेकर 59 से लेकर 1993 तक आखिरकार भाग 9 में इसे जोड़ दिया गया। 73वां संविधान हो गया और 1993 में 24, याद है ना, 24 अप्रैल को दो, अच्छा अनुच्छेद भी बता दूं मैं, अनुच्छेद 243 देखो ए से लेकर ओ, ए से लेकर ओ तक तो पंचायत रखी गई और ओ से आगे लौटकर, ओ से आगे लौटकर जब चलकर आते हैं तो एपी तक, शायद एपी तक लौटकर ओ से चलकर आगे तक, यहां तक ये आपके नगर निकाय जोड़ दिए गए। 11 भी अनुसूची में रखे गए। तो मैं एक पेज ले ही लेता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं मैं। नहीं आप ये कहोगे सर बोलते गए, बोलने से तो कहानी हम पहले भी सीख जाते, ठीक है नहीं, हमें बोल देता हूं। यहाँ पर एक स्लाइड बना रहा हूं, ऐसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मान लो 1900 डायरेक्ट लिखता हूं, 93 2 अमेंडमेंट, 73वां और 74वां, ये पंचायत और ये स्थानीय शासन नगर, याद रख लो, शहर के लिए नगर निगम। अच्छा 73वां 74वां भाग 9 और 9A, समझ रहे हो ना, भाग 9 में 73, भाग 9A में 74वां। ठीक है, अब अनुसूची 73वें की 11वीं और 74वें की 12वीं अनुसूची, और ये सब मनाया कारनामा खेला गया था 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायत दिवस। अब बताओ भाई, और भी कुछ राय तो बता दूं। 29 विषय गांवों में, इसमें 18 विषय शहरों में। 29 विषय जो है वो भी मैं बता दूं। 29 विषय कौन कौन से हैं? जैसे 29 विषय में कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जैसे कि जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन यानी मुर्गा पालन, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन यानी पेयजल की सुविधा, हर घर नल, सरकारी नल अब देखते हो ना गाँव में, वो तो वही, ईंधन और चारा के लिए पुलिया वगैरह, ऐसी 100 व्यवस्थाएं, मेला, ये सब व्यवस्थाएं किसमें थे? यही विषय है 29। ये सब प्रधान और चेयरमैन करा सकते हैं, अपनी टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, इनको अधिकार होते हैं। अगली बात करूं आर्टिकल, अब गांव बस के भाई, अब गांव वालों को क्या चाहिए? रोजगार, तो काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41। 39 में तुमने उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया, 40 में गांव बसा दिए, और गांव वाले डिमांड क्या करेंगे? अब उनके लिए क्या चाहिए? काम करने यानी शिक्षा, काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से विकास की सीमाओं के भीतर रह करके काम पाने और शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के लिए अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 41 में काम दे सकता है। ये काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में मिलेगा। गांव बसाया, गांव वालों को क्या चाहिए? काम, और काम वो दे सकता है, राज्य देगा वैसे ही अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, अब काम पाने के बाद में, अब काम पाने के बाद एक व्यवस्था हो जाती है अनुच्छेद 42 यानी प्रसूति सहायता। याद रखना, काम की न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराएगा आर्टिकल 42 में। जैसे आप देखते हैं ना, हूटर बजती हुई आज गाड़ियां चलती हैं, एम्बुलेंस 102, 108 यूपी में तो चलती हैं, अलग अलग राज्यों में और व्यवस्था होंगी अपने अपने राज्य की। तो राज्य भी उनके लिए क्या करेगा? प्रसूति सहायता के लिए ऐसे कदम उठाएगा। तो इसमें एम्बुलेंस 108 और 102, 102 शायद महिलाओं के लिए है प्रसूति सहायता के लिए, 108 कहीं कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए है। दोनों ही राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि ये दोनों ही संवर्ती सूची के हिस्सा है, स्वास्थ्य है। तो आर्टिकल 42 के तहत काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य ही कराएगा। न्याय संगत मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब काम पाने का आधार 41, 40 में काम बस गया, 42 में प्रसूति सहायता यदि बाल बच्ची हो गई। ठीक है,
अब आके जब बाल बच्चे हो गए तो अब बाल बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। यानी आर्टिकल 43 कहता है कि कुटीर उद्योग यानी अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए और किए भी हैं, जैसे कि मान लो ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉटन बोर्ड, जो कुटीर उद्योगों को वित्तीय विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। अब अच्छा, इसमें क्या है, अब कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग, जिसमें क्या है आप समझते ही हैं, जैसे सूत काटना, नई नई चीजें, जैसे ये डलिया बुनी जा रही है, कहीं ये मटके बने जा रहे हैं। अरे हर गांव की अपनी अलग अलग कला होती है, तो इनको बढ़ावा देगा, जीआई टैग जैसी व्यवस्थाएं करेगा, इनमें राज्य क्या करे, इनको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, आर्टिकल 43 हो गया। चलो आर्टिकल 44 कुछ भी नहीं, समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू हुआ। वो कानून हो सकते हैं जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, दत्तक पुत्र जैसी उत्तराधिकार की संपत्ति से जुड़े मामले, इनमें एक कानून, जो कानून होगा वो एक ही कानून होगा सबके लिए, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए कानून एक ही है। जैसे कानून का मैं बता दूं, जैसे विवाह से एक मैं बता देता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें एक ही शादी एक बंदा कर सकता है, लेकिन इस्लाम का जो है उसमें क्या है, एक आदमी 3 शादियां कर सकता है। अब तो खैर 3 तलाक बंद हो गया, लेकिन तो हर धर्म के अपने रीति रिवाज है, उस हिसाब से जब यूजीसी लागू होगा तो सबके रीति रिवाज एक कानून के दायरे में होंगे। कानून धर्म, समुदाय, लिंग, जाति और नस्ल के बावजूद सभी नागरिकों पर लागू होगा। मतलब के नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो कि सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून और उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं, चाहे कोई भी हो, इस्लाम हो चाहे हिंदू हो, सब तराजू में एक ही तरह होंगे। अभी हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये करंट है, पहला राज्य बन गया है यूजीसी। हो सकता है वहां पर एक ही धर्म रहता हो, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है मेरे मोहन नहीं, मोहन तो एमपी में है, तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं समान नागरिकता संहिता की बात करूं तो इसका मकसद है धर्मों और समुदाय के आधार पर बने अलग कानून को खत्म करना है। इसका मकसद एक और भी है, समझ के भेद, सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। जैसे कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू हुआ शुरुआत से ही, जब से है तब से। छोटा सा राज्य है, एक ही समुदाय के लोग हैं, सब क्या है टूरिस्टों के बेस पे रहते हैं। तो उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला अब पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा शुरुआत से है, ये भी ध्यान में रखना, गोवा शुरुआत से। आर्टिकल 45 क्या, बाल वाटिका। बाल वाटिका का मतलब है शिशु की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करना। अब आगे चल के इसे क्या कर दिया गया, 86वें संविधान संशोधन में के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अटल जी की सरकार आती है और ये सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन हो जाता है और सन 2000 में ही इसे कर दिया जाता है सर्व शिक्षा अभियान कर दिया जाता है। तो तब से 6 से 14 वर्ष के बच्चे भी पढ़ सकेंगे निःशुल्क। ठीक है, उनका मूल अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ दिया जाता है। हालांकि राज्य भी अपने लेवल पे प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, अनुच्छेद 46 से ऐसे रखो जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में, जैसे सब लोग कहते हैं छठे हुए लोग, एक बड़े बड़े जो मैं किसी का यहाँ से कहना नहीं चाहूंगा, तो वो लोग ये बोलते हैं कि ये तो छठे हुए लोग हैं, मतलब उनको आरक्षण की जरूरत है। तो छठे हुए लोग यानी 6 से 46 छठे हुए यानी SC ST OBC जो भी है, SC ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब है मनीराम, हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व समाज का न्याय से उनकी रक्षा करना। मेहनत मजदूरी ना करवाओ इन हाथों में, कलम थमाओ इन हाथों में, ये भी एक दिन तकदीर बदल देंगे इस दुनिया की। ठीक है, तो ये बच्चे हैं, ये भविष्य है जीवन का, इनकी मदद करना आर्टिकल 46 में है, राज्य इनकी मदद करेगा भाई। अनुच्छेद 47 6 से
छठे हुए 46 पढ़ा, स से 47 पढ़ लो, संपूर्ण संपोषण, पोषण आहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जनसंख्या की स्थिति बेहतर करने समय सरकार का कर्तव्य होगा, वो शराब छुड़वा सकती है। जैसे बिहार सरकार ने अभी क्या किया, शराब ही बंद कर दी, नीतीश बाबू फिर से बन गए। तंबाकू बैन कर सकती है, अभी कर्नाटक सरकार ने तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दिया, ठीक है। और इन बेचारे मासूमों के लिए पोषण संबंधी स्कूलों में मिड डे मील चला सकती है, ताकि बच्चे दो फायदा है, एक तो ये दोपहर का भोजन मिलेगा, दूसरा ये क्या है कि दोपहर से पहले क्या करता सरकारी स्कूल में टांगा बोरी का झोला घर पे खाना खाने के बहाने से भगा देते, तो पढ़ेंगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हाल है इनकी व्यवस्था में, सरकार कितनी निगरानी मॉनिटरिंग कर रही है वो तो आप खुद जाके देख लो किसी स्कूल में। लेकिन 47 में ये कहा गया संविधान में कि संपोषण यानी पोषण किसी का कम न हो पाए, राज्य स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे और स्वस्थ रहे, स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे, ऐसी चीजों को बैन कर दे। लेकिन इन चीजों से वो मोटा पैसा कमा रहा है वो अलग बात है ना। तो 47 संपोषण। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद, कृषि और पशुपालन। अभी योगी जी ने यूपी में गायों के लिए व्यवस्था की है कि गायों के लिए डेयरी हो, मतलब एक फार्मा होगा, गौशाला हो गई, और गायों को बूचड़ खाने में काटा नहीं जाएगा। और गाय ऐसे मान लो एक इंसान की तरह है, इंसान है भी, गाय एक जननी है, माता है, गौ माता का रूप दिया, इसीलिए ये सब कर पाए योगी जी किस कारण, अनुच्छेद 48A के कारण। कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से ये राज्य की बात कर रहा हूं मैं, नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा तथा गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। और वो उत्तर प्रदेश में तो लग चुका है जी, अब अपने राज्यों में देख लेना। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में कहा है पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीव के साथ साथ दुधारू बछड़े गाय इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। आज जो सब्सिडी दी जाती है, जो सरकार सब्सिडी देती है आपको 250 रुपए में यूरिया मुहैया कराती है, वो आर्टिकल 48 में ही कराती है। राज्य अपनी इकोनॉमी के हिसाब से करेगा। आप क्या कहते हैं ना, जमीन को चटोर बना दिया है, 250 रुपए की यूरिया है और आप लाए तुरंत मार दी। कभी अनुमान लगाया है कि जब नमक की आप बोरी लेते हैं वो भी 250 से प्लस आती है, नमक भी इतना महंगा है। अब सोचिए नाइट्रोजन आपको 250 रुपए मिल रही है, तो सोचो कीमत क्या होगी। उस 250 पर एक जीरो बढ़ाने की जरूरत है 2500 रुपए की, इतना सब्सिडी झेल रही है सरकार, और फिर कहते हो आप विकास हो, किसान की आय दोगुनी हो। अब सोचिए, अब जो 2500 रुपये खाद्य आप न लें तो 2500 रुपये सेपरेट आपको मिलेंगे, उनको मिलेंगे। वो हो सकता है आपको हमारी चीज फसलें महंगी करके उठा ले सरकार, हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ये सब संभव है। इसीलिए क्या है, खाद से बचाएं प्लीज। और राज्य करता है क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी कर्तव्य है, पैसा दिखेगा वो करेगा, लेकिन अपने ही पैसे को आप बचाएं। अनुच्छेद 48 कृषि से संबंध है, पशुपालन से। अनुच्छेद 49 अपने बाबा दादाओं परदादाओं और हमारे जो पड़ोसी के दादाओं की जो विरासत रह गई है उनको अच्छे से बनाए रखना। मतलब क्या है, क्षति विरूपण या विनाश जैसी व्यवस्था न हो, इन पर खर्चा कर सकती है सरकार, राज्य खर्चा करेगा। इसमें क्या करेगा कि पुरानी जो विरासत है इनको देखने के लिए लोग आते हैं बाहर से, इससे रेवेन्यू बढ़ता है राज्य का, हम सबका ही फायदा होता है। तो इसको संरक्षित बनाए रखें और फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनको ये दिखाएं कि पहले की वास्तुकला कितनी तंगड़ी थी। तो ये करने के लिए आर्टिकल 49 राज्य का यह दायित्व भी है कि हर कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक को यानी स्थान या वस्तु को जिसे संसद ने विद्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दिया है, तो उसे क्षति विरूपण विनाश से बचाए जाने का प्रयास करे। प्रयास ही नहीं करे मतलब उसे बनाए रखे, और जैसा भी मामला हो मतलब उसे सुरक्षित रखें। कोई भी मामला हो इसमें आप उसे सुरक्षित रखें ताकि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वो देखते रहें इसे। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को क्या करते हैं, बांट सेपरेट करता है आर्टिकल 50। न्यायपालिका अलग है भाई, और लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग, ऊपर एग्जीक्यूटिव अलग, ठीक है। तो न्यायपालिका और
कार्यपालिका को अलग करना 50-50। बाधित संविधान के अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 50 में मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकरण का मकसद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जिससे वो न्यायाधीश बिना किसी भारी दबाव के सीधा न्याय दे, और वो जब भी वो पैसा ले तो उस राज्य की संचित निधि से पैसा उठाए, न कि किसी के डिपार्टमेंट से। ये भी कौन करता है? आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय शांति, वह पुतिन तो नहीं किसी साइड यूक्रेन से हाथ मिला रहे हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करेगा राज्य। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? देश के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा, पहली बात। दूसरा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करेगा। तो ये हुआ हमारा यहां तक क्लियर। अब करते हैं इसका रिवीजन। 36 मैंने नहीं लिख पाया तो मैं लिख देता हूं। 36 से स्टार्ट कर लें भाई। 36 ही है, 37 छूट गया तो 37 ही है। ठीक है। तो 36 राज्य की परिभाषा और पूरी थ्योरी तो बता दी, परिभाषा। 37 कहता है राज्य कोई भी मुकदमा नहीं कर सकता, ये कानून में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। कोर्ट में, कोर्ट मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है। 38 कहता है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का प्रयास करेगा, मिलेंगे। इसमें समानता है भाई, समानता याद रखोगे। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और समान न्याय के बाद में निःशुल्क विधिक सहायता। 40 पंचायत, गांधी याद रखना। पंचायत बन जाएगी तो फिर उसमें लोग रहेंगे तो वो क्या मांगेंगे? काम और शिक्षा, काम पाने का अधिकार और शिक्षा भी बच्चों के लिए। 42 प्रसूति, अरे शादी वादी करके बाल बच्चे करेंगे ना, उनके लिए एम्बुलेंस चाहिए, डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए। 42 है। 43 मजदूरी यानी तनख्वाह, नियोजित मजदूरी, उचित दाम। 43 के में कम में लिखा हुआ है, 43 में दोनों बता दिए। 44 में सिविल कोड भाई। 44 सब बराबर है। याद हुआ? होगा क्यों नहीं होगा? लाल वाली लाइन पर रखो, वापस जाओ, हो जाएगा। 45 बाल वाटिका, 45 बाल वाटिका इन बच्चों के लिए 6 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए व्यवस्था पढ़ने की। 46 छठे हुए लोग SC प्लस SC और ST के लिए और अन्य वर्ग जो उनके लिए व्यवस्था सुरक्षा करना। 47 पोषण, संपोषण, मिड डे मील वगैरह, शराबबंद वगैरह, ये सब इसी में होगा। 47 में डिटेल बता दी है। 48 ए और 48 में पशु, गाय जैसे के और कृषि, सब कुछ बता दिया अच्छे से। ठीक है। सब एक की पॉइंट याद रखना है। 49 में जो मतलब पुराने लोग बना गए उनको संरक्षित रखना, किला विला, लाल किला वगैरह संरक्षित रखेगा राज्य, जो भी पुरानी विरासत है उसे। 50 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग कर दो। कार्यपालिका बराबर न्यायपालिका अलग अलग। 91 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब क्या उनसे परेशानी? DPSP याद करने में भाई क्या तो हो गया। 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में क्या था? वो उस पर कोई केस नहीं लग सकते, कोई बुक करेगा उतना ही करेगा, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय न होंगे। 38 क्या कहता है? 3 प्रकार के न्याय, सबको समान देखेगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय देने की बात कर रहा है। 39 क्या कह रहा है? समान न्याय और समान वेतन के समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता। आगे शुरुआत में राज्य बना तो राज्य ने स्पष्ट कह दिया मुझे पर कोई केस नहीं कर सकेगा, मेरे पास पैसा है उससे काम करूंगा।
38 कहता है 38 कहता है मैं कर्तव्य मेरा ये है कि सम के लिए समान न्याय दूंगा। 39 कहता है सबको समान 3 प्रकार के न्याय दूंगा। 39 कहता है समान न्याय दूंगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दूंगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और निःशुल्क विधिक सहायता दूंगा भाई। और क्या चाहिए? 40 कहता है पंचायतें बनाऊंगा। 41 कहता है पंचायतों के लिए काम दूंगा, मतलब काम पाने का अधिकार। 42 अधिकार नहीं है, काम देगा वो। 42 में प्रसूति सहायता, ठीक है। 43 में मनोचित मजदूरी, मतलब मनोचित व्यवसाय करेगा, मतलब जितना ही तुम्हारे क्या है एक रेट फिक्स करेगा। 43। 44 में 44 सिविल कोड। 45 में बाल वाटिका, बच्चों के लिए अभी बताई थी, गुटखा बीड़ी सपन। 46 में छठे हुए लोग SC ST जैसे उनके उत्थान की बात करेगा। 47 संपोषण, संपोषण जिसमें शराब गुटखा बीड़ी सब बंद कर देगा। 48 में आपकी कृषि और पशु। 49 में आपका विरासत, जो आपके बड़े बूढ़े छोड़ गए वो। 50 में 50-50 न्यायपालिका कार्यपालिका अलग काम करेंगे। न्यायपालिका कभी ऐसा न समझे कार्यपालिका सुधार बनाए, इसलिए वो स्वतंत्र बॉडी है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गया सर, DPSP। अब अगली जो बारी है राष्ट्रपति की है। हम राष्ट्रपति कल निर्वाचन करेंगे, निर्माण करेंगे, और इससे पहले हमारी जो क्लास हो चुकी है उनको आप देख लीजिएगा। एक से एक बेहतरीन क्लास है, डिटेल से तो होती है, वो मेरी फितरत है, क्योंकि क्लास भी हो कुछ छूट भी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। और आप अगर चाहें तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए, उस पर मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और भी कोई इंक्वायरी हो तो आपका नीचे है, क्या कहते हैं, वाटर बॉक्स, इनबॉक्स, मतलब कमेंट बॉक्स, उसमें आप किसी प्रकार की PDF वो अपनी जो भी व्यवस्था है, जो भी आपका मन में चल रहा है वो डाल सकते हैं। क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कुछ भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वो सब डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। समय दोगे, समय आपको समय देगा, और नहीं समय तुम्हें समय के हिसाब से देख लेगा। इसीलिए याद रखो मंत्र, धीमे धीमे सब कुछ होता है और समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, ये भी सच है। तो प्रयास करते रहें, हर बार हर जगह तरह तरह से पढ़ने का प्रयास करें, और बने रहें हमारे साथ सुरेश ठाटी ऑफिसर के साथ में। तो ये एक परिवार है, एक बड़ा परिवार बनाना है, तो वो भी प्रयास करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।